हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीडी क्लासेस। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम नंबर्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डील करेंगे। तो जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स पे। तो इससे पहले कि हम मैथमेटिक्स स्टडी करें, क्लास 10th का सिलेबस समझते हैं। तो जो क्लास 10th के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपको सबसे स्टार्ट में सिखाया जाएगा। तो रियल नंबर्स को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ? क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पे। क्या था वो? नंबर सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला कैटेगरी है नंबर्स का वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स बेसिकली हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो नेचुरल नंबर्स हमारे हैं वो कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन्हें हम नेचुरल नंबर सिंपली कहते हैं। नाउ कम्स होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? इसी नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ, सेट मतलब बेसिकली कलेक्शन के साथ, अगर हम 0 इंक्लूड करें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह आगे हम बढ़ते रहें, तो जो हमें सेट मिलता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, जो कि आपने जैसे क्लास 9th में पढ़ा, इंटीजर्स क्या हैं? कंप्लीट नंबर्स हैं, बट विथ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन एंड इंक्लूडिंग द 0। जैसे कि +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा 0 भी इंक्लूडेड है, -1 -2 -3। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। होप कि इतना कंसेप्ट आपको 9th का बेसिक क्लियर है। नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्याएं जिन्हें कहेंगे। होल नंबर्स मतलब हिंदी में हम इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 1 2 3 4 इंटीजर्स, कंप्लीट नंबर्स, बट अलॉन्ग विद द पॉजिटिव नेगेटिव साइन एंड द 0। इसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। नाउ एज वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है? रैशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कहती है कि कोई भी नंबर जो आपका P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। अब ये P/Q क्या है? तो P/Q का मतलब बेसिकली रेशियो है, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का रेशियो। ये P और Q क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स अभी आपको हमने बताया क्या, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। बट हेयर कम्स अ ट्रिक कि Q हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? सोचिए, बताइए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिवीजन बाय 0 है वो डिफाइंड नहीं है कि 0 से डिवीजन क्या आएगा। तो चलिए फिर से वापस आते हैं अपने रैशनल नंबर्स के कंसेप्ट पे। कोई भी नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकें, जहां पे Q 0 ना हो और P and Q आर इंटीजर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के लिए हमारा जैसे कि हो जाएगा 2/3 -4/5। ये सब क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है। इसी तरह से अगर हमने 9th में ध्यान दें तो हमने पढ़ा है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, कौन से नहीं लिखे जा सकते? अभी हम उस पर चलेंगे, डील करेंगे। तो बेसिकली ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर्स। अब बात आती कौन से नंबर्स ऐसे हैं? सर इसका तो एग्जांपल हो गया। अब बात करें अगर हम इरैशनल की, तो उसमें कौन से नंबर्स हैं? बेसिकली आपका जो आपने सुना है पाई, ये एक इरैशनल नंबर है।
2 ये एक इर्रेशनल नंबर है, √3 ये एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह से ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे इर्रेशनल हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स एक्चुअली में कैसे होते हैं। उसके लिए हम जरा देखते हैं 2/3। अगर हम 2/3 को ऑब्जर्व करें, दैट मीन्स 2 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल आएगा 0, 3 6 18 -2, फिर डेसिमल लगा हुआ तो 0 बढ़ेगा, यहाँ पे फिर 6 आएगा 18.2। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये डिवीजन जो है ये बढ़ता जाएगा और हमें जो 2/3 की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 0.6666 ... इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। मतलब रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रिपीटिंग होता है। कैसा होता है? रिपीटिंग होता है, ठीक। वहीं पे अगर हम बात करें √2 की, तो √2 में अगर हम वैल्यू इसकी निकालते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 ... ऐसा आएगा। और ध्यान से अगर हम इसका देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको डिजिट्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मिलेगा। मतलब √2 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलेगा। और रैशनल नंबर्स में या तो वो रिपीटिंग होगा या फिर वो रिपीटिंग होगा और टर्मिनेटिंग हो सकता है, या टर्मिनेटिंग हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए 3/5, इसको जरा अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.6। यहाँ पे 6 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम क्लासिफाई करें, थोड़ा सा अगर हम रैशनल और इरैशनल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या रिपीटिंग होगा, और वहीं अगर हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो होप आपको ये डिफरेंस दोनों में क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे क्लास 9th में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स की बात। अब अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो एज वी मूव ऑन हम देखते हैं हमारा चैप्टर 1 क्लास 10th का, दैट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? तो अभी जो आपको क्लास 9 में सारे नंबर पढ़ाए गए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरैशनल, उन सभी का ये क्या है? सेट है। उन सभी का ये सेट है। सेट मतलब कलेक्शन है। जैसे आपने पढ़ा नेचुरल, आपने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स, आपने स्टडी किया होल नंबर्स, आपने स्टडी किया इंटीजर्स, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, आपने पढ़ा रैशनल्स को, आपने पढ़ा इरैशनल नंबर्स। इन सभी का कलेक्शन हमें क्या देता है? रियल नंबर्स। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं, रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल्स। एक और यहां पे बात लिखी है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब ये है मोटा मोटा कि हम इन सभी को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने क्लास 9th में उसे किया भी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 10th का, रियल नंबर्स।
तो आगे अभी हम जैसे पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, रेफरेंस बुक्स की भी बातें होंगी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और ओलंपियाड के क्वेश्चन, ढेर सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं एक हायरार्की की, तो जैसे कि नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो नंबर्स में हमारा जो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस आई बी, उसे हम कहते हैं सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी पार का होता है, इस तरह का होगा, जहां पे a हमारा एक रियल नंबर होगा और i हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। i हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर का होने का मतलब थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं। इमेजिनरी मतलब बेसिकली i का मतलब ये है अंडर रूट -1। डिटेल में आप इसको क्लास 11th में और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स की अपनी स्टडी में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स मतलब इन सभी का कलेक्शन। रियल नंबर्स मतलब इन सभी का कलेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। नेचुरल नंबर्स 72, 431 काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। होल नंबर्स, इसी सेट में हमने क्या इंक्लूड कर लिया, 0, तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स। अब जब इसमें हमने माइनस के नंबर्स पूरे पूरे इंक्लूड किए तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स, ठीक है। और अगर हम इसे साथ में रैशनल, इसी के साथ में ये रेशियो वाले नंबर्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, तो इन्हें बोलेंगे रैशनल नंबर्स। और इसी के साथ हमारे इर्रेशनल्स जैसे √2, पाई, √72, √8/23, ये सभी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसी को हम सब कलेक्टिवली बोलते हैं रियल नंबर्स। होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, फिर हमारा ये रियल नंबर्स, एंड एट द वेरी टॉप ऑफ द हायरार्की इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नेक्स्ट मूव ऑन। थोड़ा सा कंसेप्ट जो क्लास 10th पे बिल्डअप करना है फ्रेंड्स अपने को, वो है प्राइम नंबर्स का। आप पहले से ही जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सोचिए प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड हों। थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 2। क्या आप कोई नंबर बता सकते हैं जो 2 को डिवाइड कर दे? अरे सर बहुत इजी है, 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए हो गया। यस यू आर करेक्ट। और 1, तो 2 को जरा 1 से डिवाइड करिए, हो गया 2। कोई और नंबर जो इसको डिवाइड कर दे? ना, 2 केवल 1 और 2 से ही डिवाइड हो सकता है। चलिए एक और लेते एग्जांपल, बात करते हैं 6 की। सोचिए 6 को 1 से, हाँ हो जाएगा डिवाइड, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, क्लियर। चलिए 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 3 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 6, 2 आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। अब जरा देखते हैं दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, हमको क्या दोनों में अंतर दिख रहा है। देखिए ध्यान से, 2 को हमने डिवाइड किया 2 से और 1 से, ठीक। तो केवल इसके हमारे 2 ही चीजें नंबर पॉसिबल हैं, 2 और 1, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसके पास और नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट 2 के पास केवल 2 और 1 है। इसी तरह से हमारा 3 केवल 3 और 1 से डिवाइड होगा, हमारा 5 और 1 से डिवाइड होगा, 7 और 1 से डिवाइड होगा, फिर आता है 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो प्राइम नहीं है दोस्तों। 11 और 1 से डिवाइड होगा। इस तरह के सारे नंबर्स जो खुद से और 1 से, मतलब नंबर इटसेल्फ एंड 1 से डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11 ... आगे आप इसी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। ये हमारा हो गया प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट। अब थोड़ा सा समझते हैं को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
को प्राइम मतलब कोई दो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल वन एक कॉमन हो जो उनको डिवाइड करे। जैसे हमारा 2 और 3 देखिए, 2 एंड 3, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? कोई और नहीं कर रहा है, केवल और केवल 1 कर सकता है डिवाइड। 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे नंबर्स हैं आपस में? को प्राइम, मतलब ये पेयर्स में है। 2 and 3 आर को प्राइम, 5 and 7 आर को प्राइम, 5 and 3 आर को प्राइम। इस तरह से ये जो पेयर्स बन रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? बेसिकली जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा प्राइम नंबर्स, उसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। आपने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स केवल इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होंगे। कंपोजिट के 2 से ज्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो उसे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 की बात करते हैं। 12 से तो डिवाइड होगा ही होगा, सीधी सी बात है। 11 से भी होगा, 2 से होगा, हो जाएगा। 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 12 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब जो जिसके 2 से ज्यादा नंबर्स फैक्टर्स हों। अभी बात करते हैं फैक्टर मल्टीपल की, या फिर ऐसे सिंपली समझिए जो 2 नंबर्स, कोई ऐसे 2 नंबर्स हों जिनसे वो ज्यादा से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि 12 को आप देखिए 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, 4 से। 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं 6 की। 6 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। 6 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 6 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 2, इसका मतलब ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स क्या है? जो केवल नंबर इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल हो। को प्राइम क्या है? कोई दो ऐसे प्राइम जिनका केवल 1 फैक्टर हो, मतलब केवल वो 1 से डिवाइड हो जा रहे हो। जैसे हमारा 2 3 का पेयर, 5 7 का पेयर। और कंपोजिट क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या फिर वो उसके फैक्टर्स इतने हैं कि उनकी संख्या 2 से ज्यादा है, ठीक है। इतना कंसेप्ट मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत ढेर सारी चीजें हम लोग क्लास 10th में भी कवर करेंगे इसे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा कि आप देखते हैं बोर्ड पे, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर। देखिए आया कंपोजिट नंबर, मतलब एक कंपोजिट नंबर को तोड़ना। जैसे एक आप समझ लीजिए ईंट है, उसे तोड़ते हैं, उसी तरह से एक कंपोजिट नंबर को तोड़ना। किसमें तोड़ना, किसमें ब्रेक करना? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के सेट में तोड़ना, जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे टू इक्वल द ओरिजिनल नंबर। थोड़ा सा इंग्लिश की वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो अभी आपको क्लियर करा देता हूं। और इसका यूज हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के। जैसे फॉर एग्जांपल 12 आपको दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। 12 को क्या कर सकते हैं हम? ऐसे नहीं लिख सकते, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। इजी है ना। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 36, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिए, ये नंबर एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है। तो बेसिकली हमने 36 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप लोग इस तरह से कुछ करते आए हैं हमेशा से। जैसे 48 आपने लिखा, सबसे पहले आप 2 से स्टार्टिंग करते हैं डिवाइड करने का। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से तो करते हैं। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा सर, ये सब क्यों आप पढ़ा रहे हैं?
फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। आपने जैसे नीचे पढ़ा, इसका यूज़ हम करेंगे HCF और LCM फाइंड करने में। चलिए, अब ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के सिलेबस में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी थोड़ा सा नया लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। क्या कहता है? जो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, बस थोड़ा सा और उसको समझ लो। एवरी कंपोजिट नंबर किसके लिए होता है? कंपोजिट नंबर के लिए। कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। अभी फैक्टराइजेशन आपको समझा, वही बोल रहे हैं। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट की तरह। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ अभी बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। पूरी कहानी भी समझते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि नंबर्स को ले लेते हैं, क्या लें, ले लेते हैं नंबर 56। 56 नंबर हमने लिया, ये कंपोजिट है। चलिए पहले चेक करते हैं कंपोजिट है कि नहीं। कहीं 56 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो इसका मतलब 56 28 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 2। और 56 से तो डिवाइड होता ही होता है। कितने फैक्टर हो गए? 3 मैंने दिखाए हैं लेकिन और होंगे। इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो अब जरा 56 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 56 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। देखिए 8 7 जा 56 आप जानते भी हैं। तो अब अगर हम लिखें 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो हमने एक कंपोजिट नंबर को 56 को एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब ये है कि 56 का फैक्टराइजेशन यही आएगा, प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन यही आएगा। बस बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है, बस ऑर्डर डिफरेंट है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा और वो फैक्टराइजेशन या फिर वो कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी का वेरी बेसिक एग्जांपल 1 कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। आप नंबर देखिए 4 की पावर n। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पावर कंसेप्ट से। दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल सा है। पहले आपको पावर क्लियर कराते हैं। जैसे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा? 2 2 जा 4। तो इसी को हम एक्सपोनेंट या पावर के रूप में लिख सकते हैं। हम क्या लिखते हैं? 2 रेज टू द पावर 2, मतलब 2 को उसी से मल्टीप्लाई किया गया 2 बार। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को उसी से मल्टीप्लाई किया 3 बार। तो यही पावर का कंसेप्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, मैंने बस बेसिक सा आपको क्लियर करा दिया। तो अब वापस आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो हमारा जो कंसेप्ट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जहां पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। आपको चेक ये करना, बताना ये है क्या कोई ऐसी वैल्यू है n की जिसके लिए 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्वेश्चन पहले आपको क्लियर कराता हूं। देखिए एक नंबर है 4 टू द पावर n। आपको यह बताना है क्या कोई ऐसी n की वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए हमारा ये नंबर 0 से एंड हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि मतलब कोई भी n आप रख दो, 1 2 3, n की पावर जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, तो ये हमारा 16 आएगा, ये हमारा 4 आएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिसके लिए ये नंबर ऐसा आए कि इसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाए।
है ऐसा पॉसिबल? तो इसको करने के लिए बेसिकली हमें अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही यूज करना है। तो वो क्या कह रहा है, क्या देखिए इसको, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और हमारा बाहर जो ये n है ऐसे रहा। ठीक, इतना तो क्लियर है आपको, आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है। फिर इसी को हम जानते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। ठीक है, इसका मतलब 4 टू द पावर n जो है वो लिखा जा सकता है 2 की पावर 2n। ठीक, अब 2 की पावर 2n की तरह जब हमने इसे लिखा तो इसका मतलब 4 की पावर n का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 के मल्टीपल्स में होगा। 2 के प्राइम फैक्टर्स होंगे सारे, 2 की कितनी भी पावर हो सकती है। और चेक हमें करना है 0 से क्या एंड हो सकता है, 0 से एंड होने का मतलब 10 का मल्टीपल, मतलब 5 से डिविजिबल। तो 5 से सर डिविजिबल होने के लिए फैक्टराइजेशन में 5 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब हमारा ये कि 2 की पावर 2n मतलब 2 के ढेर सारे होंगे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स ढेर सारे, लेकिन 5 कहीं भी नहीं है। और जब 5 कहीं भी नहीं है इसका मतलब ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ n for which 4 to the power 2 to the power 4 to the power ends with 0। रीजन क्या हमारा है, रीजन हमारा है बिकॉज इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, और 5 होता तो ये 10 पे एंड हो सकता था, 0 पे एंड हो सकता था। ठीक है, तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम है और ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.1 क्वेश्चन 5। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है इसमें। बेसिकली हमें इसको चेक करना है क्या 5 इसमें आ रहा है। अगर 5 आ रहा होगा इसका मतलब ये 0 पे एंड हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं 6 to the power n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3 6 to the power n, 2 3 6 to the power n। और आपको ये पता है, क्लियर है, इसको हम अब लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n। इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 आया? 5 प्राइम तो हमें नहीं मिला ना, इसका मतलब ये भी 0 पे एंड नहीं होगा। हम आंसर लिखेंगे नो 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। Let's move on to next slide। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 to the power 11 plus 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। याद आया, composite numbers मतलब हमें ये बताना है कि ये composite numbers क्यों हैं। तो अगर बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम के जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। यही तो हमने पढ़ा था, मतलब बेसिकली जो प्राइम ना हो। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 ये एक कंपोजिट नंबर है, क्यों है हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 अगर हम कॉमन कर लें तो 7 into 11 अब बाहर हो चुका है 13 प्लस 1। अब इसको लिखा जा सकता है 13 into 77 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 13 into 78। ठीक, अब ये 13 into 78 है, 78 के ऑब्वियसली कई सारे फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा ही हैं। मतलब ये जो हमारा नंबर बनेगा ये 13 into 78 है, मतलब ये 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा, प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 78 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक कंपोजिट
नंबर। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को डील करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये बताना है कि कंपोजिट क्यों नंबर है ये। ठीक है, सेम प्रोसीजर। 5 देखिए दोनों में है, कॉमन लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 छोड़ देते हैं, प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा 42। ये हमारा 4 3 12 इंटू 2 24 प्लस 1, ये हमारा 5, और यहाँ पे हमारा आएगा 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 1009। एक बार ये कैलकुलेशन चेक करते हैं जरा। 42 इंटू 24, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 करेक्ट। तो इसको देखिए 5 इंटू 1009, इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये भी 5 और 1009 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एक खुद से तो होगा ही, और 5 से भी और 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है, एलसीएम, एचसीएफ। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? जैसे अगर हम एक नंबर लें 12, अब आप बताइए 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सभी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो सभी नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 6 12, ये इन सभी से 12 हमारा जो है डिविजिबल है, और ये सभी क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये हो गया मतलब हमारा फैक्टर का कंसेप्ट। मतलब कोई भी नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसका फैक्टर कहेंगे। बात करते हैं मल्टीपल की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 3 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 6, 3 को मल्टीप्लाई करिए 3 से 9, 3 को मल्टीप्लाई करिए 4 से 12। तो अगर हम इसको देखें तो ये टेबल ही तो है 3 की। तो 3 का मल्टीपल मतलब बेसिकली उसकी टेबल में जो आ जाए, तो 3 हो गया मल्टीपल, 6 हो गया मल्टीपल, 9 हो गया, 12 हो गया। तो ये सभी क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है। मल्टीपल मतलब है जो उसकी टेबल में आए, फैक्टर का मतलब है जो उसको नंबर को डिवाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारा कंसेप्ट है वो है एचसीएफ, और या तो हम इसे जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिख देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर अभी आपको क्लियर किया। फैक्टर का मतलब जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है उसे उनका फैक्टर कहेंगे। जैसे बात करते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं 6 और 12, दोनों के फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता चुका हूं। तो अगर दोनों के फैक्टर्स करें तो ये आएगा 2 3 जा 6, मतलब 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, सॉरी, अगर हम 6 के फैक्टर्स की बात करें तो 2 1 3 6, और 12 के फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 6 12। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? पहले तो समझिए, कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, दोनों ही नंबर्स के लिए हो। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 में 6 है, और 6 में 12 में 6 है, मतलब 12 का फैक्टर 6 है और 6 का फैक्टर भी 6 है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या होगा, इन दोनों का 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, दोनों में ही है, और
हाईएस्ट है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, इन्हीं नंबर्स को लेते हैं 6 and 12। तो 6 का अगर हम मल्टीपल देखें तो सबसे फर्स्ट मल्टीपल हमारा मिल जाएगा 6, 6 2 12, 6 3 18, सॉरी 6 3 18। और अगर हम 12 के मल्टीपल्स देखते हैं तो कौन कौन से हमारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। इसी तरह से आगे हमें मिल जाएंगे दोनों में भी कई सारे मल्टीपल्स, तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो अगर हम देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, और सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो दोनों में कौन सा है? 12 है, और सबसे छोटा भी है क्योंकि 6 तो वो कॉमन नहीं है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का हो जाएगा 12। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर LCM। चल दिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझें, कैसे हम कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन देख के कि LCM और HCF क्या है, तो HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, और हमारे LCM का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि लेते हैं 12 एंड 36, दोनों के लिए ही ये बात हम समझेंगे। तो अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें, ठीक है, तो क्या आएगा? 2 2 4, 4 3 12, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3। और अगर हम 36 का करते हैं तो लिखेंगे 2 2 4, 3 12, 3 36, या फिर 2 to the power 2 into 3 to the power 2। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। HCF हमें बताना है HCF। HCF क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों में कॉमन देखिए कौन है? दोनों में ही 2 है और दोनों में ही 3 है। प्रोडक्ट मतलब इनटू ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, वो तो हमने लिख ही लिया। स्मॉलेस्ट पावर दोनों की, सबसे छोटी पावर दोनों की। तो अगर हम 12 और 36 की सबसे छोटी पावर दोनों में ही देखते हैं, तो अगर हम दोनों की ही सबसे छोटी पावर्स को देखते हैं, तो 12 में हमें सबसे छोटी पावर क्या मिल रही है कॉमन प्राइम फैक्टर की? 3 की 1 मिलेगी, और 2 की क्या मिलेगी? हमें 2 मिलेगी। देखिए ये दोनों में ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो HCF क्या आएगा हमारा? 2 2 4, 4 एंड इंटू 3। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? 4 3 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का कौन सा है? 12 है। देख सकते हैं आप, 12 को हम अगर लिखें तो इसका फैक्टर 12 तो ऑब्वियसली होगा और 36 का भी होगा, और यही दोनों का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है। ठीक, अब बात करते हैं LCM की। LCM की, तो LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। दोनों में जो प्राइम फैक्टर हो, सारे जितने भी हों, 2 है, 3 है, एंड ग्रेटेस्ट पावर तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 9। तो आंसर हमारा आएगा 36। आंसर क्या आएगा हमारा? 36। तो HCF दोनों का क्या हो जाएगा? 12, और LCM क्या हो जाएगा दोनों का? 36। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। HCF मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझते हैं इसको। कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है, दोनों में कौन है? 2 and 3। उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है जो दोनों में हो। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों का आ गया।
एंड एलसीएम लिया तो ग्रेटेस्ट पावर को करना है। नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। सिंपल आपको 6 लिखना है इज इक्वल टू 2 into 3, 1 लिखने का मतलब पावर 1 है, एंड 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, जिसको लिखा जा सकता है 2 to the power 2 into 5। अब बताना है दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ जैसा कि हम जानते हैं क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, अभी दिखाते हैं आपको पीछे हमने क्या पढ़ा है। एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो अब अगर हम देखें तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है दोनों में, देखिए 2, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स के लिए कौन सा है, 2। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम अभी हमने क्या बताया, एलसीएम इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ग्रेटेस्ट पावर, सबसे पहले तो दोनों 2 और 5 आ गए, उनकी ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। तो अगर हम बात करते हैं 2, 5 और 3 भी रहेगा, क्योंकि ईच इन्वॉल्व की बात करी गई है, इसमें भी है, इसमें भी है और ये भी। और ग्रेटेस्ट कौन सी पावर है, 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, तो 4 into 5 into 3, तो 23 जा 60। कितना आ गया हमारा एलसीएम, 60 आ गया हमारा। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो दोनों की टेबल में आएगा, 6 10 60 एंड 23 जा 60, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी एक दो और एग्जांपल करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक समझ लीजिए ट्रिक की तरह काम करेगा। कैसे, कोई भी दो हमें नंबर दिए हो, हमें एचसीएफ और एलसीएम पता हो, तो हम प्रोडक्ट बता सकते हैं दोनों नंबर्स का। कैसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM is equal to product of numbers divided by HCF. HCF is equal to product of numbers divided by LCM. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। तो हमें 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन याद है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स के निकाल के लिखना है, एचसीएफ फाइंड करना है और फिर फाइंड करना है एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे हमें फाइंड करना है, दो नंबर्स का फाइंड करना है, 96 और 404 का। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 96 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. That means 96 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 into 3. ठीक, और ऐसी तरह से हम 404 लिख सकते हैं, 2 into 2 into 101. ठीक, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हमें बताना है इसका HCF। HCF दोस्तों क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन कौन सा है, 2 2 2 2 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा HCF, 2 की पावर 2 4, 4 जो है वो दोनों को ही डिवाइड कर देगा। ठीक, अब हमें बताना है LCM। अब हम उस मेथड को नहीं करेंगे, हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी ना, क्या निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 96 इंटू 404 एंड डिवाइड बाय 4।
तो 96 इंटू 4 1 ज़ा 4, 101, 96 इंटू 101। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 60609 एंड द आंसर विल बी 9696। इसी प्रॉपर्टी का जो हमने अभी पीछे पढ़ी उसी का हमने यूज किया। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। नेक्स्ट मूव ऑन। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। पहले क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो पहले 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, that means 8 3 is 24 and 24 3 is 72, and 120 can be written as 2 into 2 into 2 into 2, that means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, sorry। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको भी इजी रहेगा। 120, 260, 230, 215, that means 3 times. Now we can do it into 3 into 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 3 24, 24 5 the 120। इतना तो क्लियर है, तो आप छोटे क्लासेस से करते आए हैं। अब हमें बताना है HCF। HCF means product of the smallest power of each prime factor। ठीक है, each common prime factor। कॉमन कौन सा है, 2, एंड 2 की सबसे छोटी पावर 1 है। ठीक है, और कोई कॉमन है 3, और 3 की सबसे छोटी पावर 1 ही है। 5 कॉमन है नहीं, तो HCF हमारा आ जाएगा 6, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सभी का 6। तो ये तो हो गया हमारा HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM, तो LCM मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो हमारे में 2 है, हमारे में 3 है और 5 है। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, और 5 की तो 1 ही है। तो 2 3 ज़ा 8, 8 इंटू 9 इंटू 5, दैट मीन्स 72 इंटू 5, एंड 72 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 360। होप इट इज क्लियर। हमने ग्रेटेस्ट पावर निकाली तो LCM मिल गया, जो भी जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, और जब हमने निकाला HCF तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब एक बात आपको ध्यान दिलाता हूं, 6 इंटू 360 करिए, मतलब HCF इंटू LCM करिए। 360 इंटू 6, दैट विल बी 6 6 36, 3 कैरी, 2160, ये आया। मतलब HCF और LCM का जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास 2160 आया। क्या इन नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे 2160 आएगा? नहीं। तो मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दो नंबर्स के लिए कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM इंटू HCF के, वो 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, क्लियर है? मतलब 2 नंबर्स हैं तब तो वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, बट 3 नंबर्स के लिए नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये एक वर्ड प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम हमारा? समझिए, ये NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 है। ध्यान से समझते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को डील बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं भाई, सर्कल। तो ये हमारा आ गया सर्कल, थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, तो सर्कुलर पाथ हो गया। अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब इसका पूरा एक चक्कर लगाने के लिए उसे 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये सोनिया है, यहां पे ये सोनिया, ठीक।
इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगता है 18 मिनट्स सोनिया को, सोनिया, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स, ये हो गए रवि। इनको एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट्स लगते हैं, रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट्स लगते हैं। अब आगे कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों ने एक सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया यहां पे, एंड एट द सेम टाइम पे मान लिया 8 बजे 10 बजे एक ही टाइम पे दोनों चले, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही एक डायरेक्शन में जाते हैं इसी तरफ, मतलब दोनों ही ऐसे इस तरह से घूमते हैं। तो आपसे पूछता है कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लें बहुत अच्छे से। देखिए यहां सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट लगेंगे, यहीं पे रवि भी है एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट लगेंगे। तो मान लीजिए दोनों ने स्टार्ट किया तो एक राउंड होने में सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, तो सोनिया अगर एक राउंड पूरा करेगी तो वो अभी पीछे रहेगी, तो रवि पहले कर चुका होगा। क्वेश्चन में पूछता है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेसिकली 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ऐसे देखिए, एक राउंड हुआ 18 मिनट हो गए सोनिया के, दो राउंड हुआ, सॉरी सोनिया का एक राउंड हुआ 18 मिनट हो गए, दूसरा 36 मिनट हो गए, मतलब 2 राउंड्स में कितना हो गया सोनिया का 36 मिनट। अब रवि की बात करते हैं, रवि के 2 राउंड्स, रवि के 2 राउंड्स, एक राउंड 12 मिनट, 2 राउंड 24 मिनट और 3 राउंड 36 मिनट, मतलब रवि के 3 राउंड्स में 36 मिनट हुए, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों मिलेंगे, कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट। सिंपल सा है क्वेश्चन, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एलसीएम का कंसेप्ट यूज करके बताना हो तो आप 18 और 12 का एलसीएम कर दीजिए, निकल आएगा। 2 3 9, 2 3 6, 3 3 9 to the 18 and 12, 2 to the 4 and 2 3, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम क्यों निकाला है, क्योंकि दोबारा वो कब मिलेंगे, उनका मीटिंग पॉइंट, मतलब उन दोनों के लिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो 2 to the power 2 एंड 3 to the power 2, ये देखिए 3 एंड 2, इसकी पावर 2 to the power 2, तो ये हो जाएगा 4 9 36। तो आंसर विल बी 36 मिनट, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। तो फ्रेंड्स ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट हो गया, जो कि बेस था कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इरैशनैलिटी का प्रूफ। दोस्तों आपने पढ़ा है क्लास 9th में इरैशनल नंबर्स की, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है, वो इरैशनल होते हैं। बट क्वेश्चन कम्स, क्यों भाई, मैथ्स तो प्रूफ पे काम करती है, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो इरैशनल है? इसी चीज को अब हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, इसी को हम समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे इरैशनल नंबर्स की। जैसा कि हमने पीछे देखा, इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, और रैशनल्स वो हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए पीछे, √2, √3, √15, पाई, -√2/3, 0.10111, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सारे ही नंबर्स इरैशनल हैं, जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब एक बात आती है मन में, क्या हम किसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये क्यों इरैशनल कहे जाते हैं, या ये इरैशनल क्यों हैं, इनका प्रूफ क्या होगा? तो उसी प्रूफ को हम इस बार अब समझते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसी में। तो बढ़ते हैं आगे। इसके लिए पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। क्या है थ्योरम? लेट P बी अ प्राइम नंबर। अगर P एक कोई प्राइम नंबर है और अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा थ्योरम है। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्राइम नंबर है 2। अब
अगर a हमारा जो नंबर है वो हम लेट्स कंसिडर करते हैं 4, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और हमारा p क्या है 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 जो है 16 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 8। तो अगर ये p नंबर 2 नंबर a स्क्वायर या 16 को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 a को भी डिवाइड करता है। क्लियर, सिंपल सी बात है। और समझिए, जैसे एक हमारा प्राइम नंबर है 3, अब हम जानते हैं 381 को डिवाइड करता है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, राइट। 381 को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 9 का स्क्वायर 81। इसी तरह से 5 अगर 625 को डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा 25 को भी डिवाइड करेगा, जहां पे ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया प्राइम नंबर p। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कहता है कि p कोई प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इतनी सिंपल सी बात है। होप आपको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर है। तो नेक्स्ट मूव ऑन। तो जो इररेशनैलिटी का प्रूफ है उसको समझने के लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं। हम छोटे थे, मम्मी पूछती थी होमवर्क कर लिया, हमने कहा हाँ कर लिया। मम्मी जाके देखती थी कि कॉपी में तो कुछ नहीं हुआ, बुक में तो कुछ नहीं हुआ, तो मम्मी क्या कहती थी, तुम तो कह रहे होमवर्क कर लिया बट कॉपी में तो कुछ नहीं, इसका मतलब हमने झूठ बोला, मतलब हमने होमवर्क नहीं किया। यही चीज सिंपल सी है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आपने बोला मम्मी से कि मैंने होमवर्क कर लिया, ठीक है, मम्मी ने कॉपी चेक करी तो आपकी बात का क्या हुआ, विरोध हुआ ना, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। इसका मतलब जो आपने कहा वो गलत है, इसका मतलब इसका उल्टा सही है, आपने होमवर्क नहीं किया। ठीक, इसी को ये समझाता है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एक प्रूफ की टेक्निक है जो कि बेस्ड है सिंपल प्रिंसिपल पे कि अगर कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ठीक है, कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन लिया है, जो हमने एजम्पशन लिया है, एजम्पशन मतलब जो चीज हमने मानी है वो गलत है, तो फिर क्या होगा, उसका अपोजिट सही होगा। अभी प्रूफ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ मेथड क्या कहता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो आप उसका अपोजिट ट्रू मानिए, और अगर बाय लॉजिकल डिडक्शन और कुछ लॉजिक से आप दिखा देते हैं दो ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो आपने कंसिडर किया था वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है, इररेशनल है। प्रूफ करना है रूट टू इररेशनल है। ठीक, तो अब तो हम इतना कंसेप्ट तो क्लियर है ना रैशनल इररेशनल्स का। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, हम एक एजम्पशन लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल नंबर। हम ये मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे किसी भी p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम लेट करते हैं कि रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ओके, अब मान लेते हैं पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 3 या 5 जो भी हों, तो उनको अगर हम एलिमिनेट आउट कर दें तो रूट टू हमारा हो जाएगा a बाई बी। मतलब हमने जो p और q में कॉमन फैक्टर्स थे उनको भी उससे डिवाइड कर दिया। अब ये a और b कैसे हो गए हमारे को प्राइम, मतलब इनमें केवल और केवल वन फैक्टर है, मतलब ये दोनों 1 से डिवाइड होंगे। होप इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम b को ट्रांसपोज करें इधर तो b रूट टू हो जाएगा इज इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो b रूट टू और ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, रूट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर को हम 2b स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब a स्क्वायर हमारा जो है वो 2 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज 2
डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अभी हमने पीछे एक थ्योरम करी है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को या किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। ये हमारा एक सिंपल सा कंक्लूजन बनता है। यहां से इसको हम मार्क कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि 2 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो क्या हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c, मतलब किसी नंबर c, किसी इंटीजर c के लिए a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो a इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक, अब इस इक्वेशन का यूज हमें अपनी फर्स्ट इक्वेशन में करना है। ये हमारी इक्वेशन 2, इसका हमें यूज फर्स्ट में करना है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसको 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। राइट, होप आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अब अगर हम दोनों साइड से 2 डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। राइट, और अब इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 जो है डिवाइड कर रहा है हमारा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स b। अब बात आती है ये कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने ऊपर लिख रखा है कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और नीचे हम दिखा रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं कि 2a को डिवाइड कर रहा है, 2b को डिवाइड कर रहा है, और ऊपर हमने यहां पे लिखा है कि a एंड b आर को प्राइम। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये तो एक विरोधाभास है। ये कैसे पॉसिबल है a और b को प्राइम भी हो और a और b को 2 डिवाइड भी हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स आया इसलिए है क्योंकि हमारा एजम्पशन वेरी फर्स्ट प्लेस पे रॉन्ग था। क्या हमारा एजम्पशन था? कि √2 एक रैशनल नंबर है। जो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आया कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, ये क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। दस इट इज अ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर ये यहां पे प्रूफ हो जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल। होप आपको ये क्लियर है। अभी और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह के, तो थोड़ा सा समझ में बेहतर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी जैसे मैंने आपको √2 के लिए बताया, आप किसी भी प्राइम नंबर के लिए चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी जनरल √3, √2 के लिए मैंने आपको शो किया, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, सभी के लिए प्रूव किया जा सकता है। तो इन जनरल मैं आपको एक बार मेथड फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारा √p जो हमारा है ये एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे b 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। ठीक, अब सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, b को इधर ट्रांसपोज करेंगे, b√p इज इक्वल टू a, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b स्क्वायर p इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, बोलिए p डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम p a को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू a इज इक्वल टू
हमारा a इज इक्वल टू p टाइम्स c, राइट, क्योंकि p जो है उसको डिवाइड कर रहा है। इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, राइट, क्लियर। तो अगर हम इसको लिखते हैं p b स्क्वायर इज इक्वल टू pc whole square, that means pb square is equal to p square is equal to c square, right। इसको हम लिख सकते हैं b square is equal to p c square। अब देखिए फ्रेंड्स, p जो है this implies p divides b square, p divides b square, इसका मतलब p divides b, p divides b। तो ये देखिए फिर से हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन आया, p b को भी डिवाइड कर रहा है, p a को भी डिवाइड कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है दोस्तों? क्योंकि वेरी फर्स्ट प्लेस हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है कि रूट p इज अ रैशनल नंबर। तो हम आंसर लिखेंगे रूट p इज इरैशनल। दोस्तों ये कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ है, मतलब हम कुछ एज्यूम करते हैं, फिर हम लॉजिकल मेथड से ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि हमारी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। आपको जैसे एग्जांपल दिया होमवर्क वाला, तो फिर हम एज्यूम करते हैं या फिर कहते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था, ठीक। तो इस तरह से किसी भी नंबर के लिए आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रूव रूट 3 इज इरैशनल, यू कैन डू। इसमें वही हो जाएगा, हम रूट 3 लेट करेंगे a बाई बी, फिर इसमें b रूट 3 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस तरह से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से रूट 5 के लिए रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, b रूट 5 इज इक्वल टू a, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर दोनों में आपको 5 कॉमन दिखाना है और हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। रूट 7 के लिए रूट 7 इज इक्वल टू a बाई बी, p रूट 7 इज इक्वल टू a, 7b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। b और a में दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा और हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सभी इरैशनल नंबर्स को दिखा सकते हैं कि वो इरैशनल हैं। नेक्स्ट, हाँ ये दोस्तों आपने 9th में पढ़ा जरूर होगा, राइट। क्या कि सम और डिफरेंस, मतलब किसी भी इरैशनल एंड रैशनल का जो सम और डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है, राइट। मतलब कहने का क्या है, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मान लीजिए आपका एक रैशनल नंबर 2 है और एक रैशनल नंबर इरैशनल नंबर रूट 5 है, इसी तरह से आपका एक रैशनल नंबर 3 है, इरैशनल नंबर रूट 2 है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, इरैशनल होंगे। सम और डिफरेंस भी क्या होता है, इरैशनल। अभी भी हम इसे प्रूव भी करेंगे, वी विल ऑल्सो प्रूव इट, राइट, ठीक। इसी तरह से जो प्रोडक्ट और कोशेंट है, एक नॉन जीरो रैशनल, नॉन जीरो रैशनल का मतलब जो जीरो ना हो, एंड इरैशनल, वो भी क्या होगा, एक इरैशनल होगा। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे 2 है, एक नॉन जीरो रैशनल हो गया और रूट 5 एक इरैशनल हो गया, तो ये भी क्या होगा, एक इरैशनल होगा, ये भी एक इरैशनल होगा। इसी तरह से मान लीजिए 1 एक रैशनल है और रूट 2 एक इरैशनल है, तो इसका भी क्या आएगा, इरैशनल ही होता है। वी विल ऑल्सो प्रूव दिस, राइट। हो फ्रेंड्स, आपको ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए बताइए 2 कैसा है, 2 कैसा है, रैशनल है, 2 रैशनल है, रूट 5 इरैशनल है। हमें प्रूव करना है 2 प्लस रूट 5 इज इरैशनल, ठीक है, हमें प्रूव करना है 2 प्लस रूट 5 इज इरैशनल। सेम मेथड है हमारा, बस अब आपको ध्यान ये रखना है कि हम रूट 5 को पहले ही इरैशनल दिखा चुके हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप रूट 5 को पहले से मानते हैं कि इरैशनल है, आपको बस इसको दिखाना है कि 2 प्लस रूट 5 इरैशनल है। तो फिर वही हमारा एजम्पशन, लेट अस अज्यूम
हमको एजम्पशन लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 2 + 5 √5 इज रैशनल। हम मान लेंगे इसे रैशनल। तो अगर रैशनल मांगते हैं तो 2 + √5 वी कैन राइट इट एज a/b, ठीक है, जहां पे a और b को प्राइम है, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह रहा है, ठीक। a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। अब हम इस √5 को यहीं पे रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, 2 को ट्रांसपोज करते हैं, बस यहीं पे हो जाएगा प्रूफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा √5 कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है, वी हैव प्रूव्ड इट ऑलरेडी। हमारा a/b एक रैशनल था, उसमें से रैशनल घटेगा, रैशनल से रैशनल घटाएं, क्लोजर प्रॉपर्टी याद करिए, तो रैशनल ही रहता है। और ये क्या है, एक रैशनल नंबर। तो किन्हीं भी एक रैशनल को क्या इर्रेशनल के बराबर पॉसिबिलिटी है? नहीं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि एक इर्रेशनल रैशनल के बराबर है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही वेरी फर्स्ट प्लेस पे रॉन्ग है, ठीक। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो राइट चीज क्या है कि दैट 2 + √5 इज irrational, 2 + √5 इज irrational, ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार बताते हैं, हम पहले अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं रैशनल है, तो हम इस √5 को यहीं रिटेन करते हैं, 2 को ट्रांसपोज करते हैं, तब हम देखते हैं कि √5 एक इर्रेशनल है और a/b - 2 एक रैशनल है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक रैशनल और इर्रेशनल दोनों इक्वल हो? यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन जैसे ही आएगा हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। सेम प्रोसीजर, आप लोग ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम एज्यूम करेंगे कि 5 - √3 एक रैशनल है, हमारा एजम्पशन, ठीक, जहां पे a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 = सॉरी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम a/b को इधर ट्रांसपोज करते हैं और ये √3 इधर ट्रांसपोज करते हैं, बस हो गया। अब ये जरा देखिए, एक रैशनल से रैशनल का डिफरेंस क्या आएगा, रैशनल आएगा, राइट। और ये तो एक इर्रेशनल है, ये तो एक इर्रेशनल है, इसका मतलब हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया, हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। और कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रही है? बिकॉज हमारा एजम्पशन ही गलत है, हमारा एजम्पशन ही गलत है। और हमारा एजम्पशन था क्या, हमारा एजम्पशन क्या था कि 5 - √3 इज रैशनल, देयरफॉर 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक। बढ़ते हैं आगे। हाँ, आप देखिए, अब प्रोडक्ट्स आ गया, क्या आया, प्रोडक्ट। 3 एक हमारा रैशनल है, √2 कैसा है, इर्रेशनल है। तो रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब इसी को प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसी को प्रूफ करेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल है, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब हम 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो a/3b, बस डन। √2 क्या है, इर्रेशनल, √2 क्या है, इर्रेशनल। a/3b क्या होगा, रैशनल होगा। और ये हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमें मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन। ये कैसे पॉसिबल कि एक रैशनल और इर्रेशनल दोनों बराबर हैं? इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग। देयरफॉर 3√2 is an irrational number, is an irrational number, right? देखिए, अब प्रोडक्ट वाली बात हो गई, अब डिवीजन वाली बात आती है। चलिए डिवीजन वाली बात कर लेते हैं। शो दैट 1/√2 is irrational, शो दैट 1/√2 is irrational। 1 कैसा है फ्रेंड्स, रैशनल,
रूट टू कैसा है, इर्रेशनल, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये इर्रेशनल है, ठीक है, मतलब एक रैशनल और एक इर्रेशनल का जो क्वोशिएंट आएगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक। तो सिंपल सा मेथड 1/√2 को हम क्या मान लेंगे, एक रैशनल एज्यूम कर लेंगे। अजम्पशन, हमारा ये अजम्पशन है, मान लेते हैं कि ये एक रैशनल है, ठीक। अब थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग करिए, हम क्या करेंगे, √2 को उधर भेजेंगे, b को इधर ले आएंगे, a को नीचे ले आएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ट्रांसपोजिंग आपने इस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। बस यहीं पे डन हो गया क्वेश्चन। b/a क्या है, एक रैशनल, b/a क्या है, रैशनल, और √2 क्या है, इर्रेशनल, √2 क्या है, इर्रेशनल। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिला, हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आता क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन ही गलत था। और अगर एजम्पशन गलत था, मतलब अगर हमने होमवर्क नहीं किया है और झूठ बोल रहे हैं, तो फिर मतलब उसकी अपोजिट बात ट्रू होगी, ठीक है। मतलब हमारा जो 1/√2 है वो एक इर्रेशनल है, वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक। नेक्स्ट, शो दैट, ये दोस्तों फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम लोग इसे कवर करेंगे। कोई दो इर्रेशनल्स का सम भी क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा। क्या प्रूफ कर सकते हैं आप, पॉज करिए वीडियो को और करके देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। शो दैट √2 + √5 इज इर्रेशनल। हमें दिखाना है कि √2 और √5 इज इर्रेशनल, ठीक। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि कोई p प्राइम नंबर है, कोई q प्राइम नंबर है, उनका सम, किन्हीं भी दो इर्रेशनल का सम भी क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला मेथड लेते हैं, फिर इसे ही जनरलाइज करके भी समझाते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक √2 + √5, इसको हम मान लेते हैं क्या, एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप कोई जरूरी नहीं a/b ही करके ले, आप इसको सिंपली r a कोई भी नंबर मान लीजिए, ठीक है। मैं लेट करता हूं r, राइट। तो हम लिख सकते हैं √2 + √5 = r, जहां पे r क्या है, एक रैशनल नंबर है, r क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब √5 क्या हो जाएगा हमारा, r - √2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 = r² + √2² - 2√2r, राइट। तो 5 = r² + 2 - 2√2r, राइट। अब ये 2 इधर आ जाएगा और r² इधर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -2√2r, 3 - r² इज इक्वल टू -2√2r। अब दोनों का हम माइनस साइन चेंज कर सकते हैं, आपको पता है, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं -2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - r² डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू √2r। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब 3 - r² अपॉन -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे r आ जाएगा और उधर आ जाएगा √2। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा नीचे नंबर आ रहा है, थोड़ा सा इसको आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं, साइन बदल दीजिए, r² - 3 अपॉन 2r, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। साइन बेसिकली मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे समझ लीजिए, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, वहां साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू √2। अब देखिए हमारा क्वेश्चन डन। हमने लेट किया था r एक रैशनल, तो ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, रैशनल आएगी, राइट। और इधर की पूरी वैल्यू कैसी आ जाएगी, इर्रेशनल आ रही है, क्योंकि हमें पता है √2 इर्रेशनल होता है। और ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया बताइए, बिकॉज हमारा एजम्पशन ही गलत था। देयरफॉर √2 + √5 is an irrational number। होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह से कोई भी p और q दो प्राइम नंबर हो, उनके लिए ये प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट सीखे हैं, थोड़ा सा समझते हैं।
जैसे हमने इस चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ के बारे में डिस्कशन हुआ, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, उनका प्रूफ, ढेर सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं, ठीक है। और अब इसके आगे हम कवर करने जा रहे हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। और थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखते रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बनाइए मैथ्स को बहुत ही आसान। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, फिर IQs करेंगे, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।